Humanistic Theory of Learning by Carl Roger. Carl Roger was a humanistic psychologist who believed in the strength and potentialities of human beings. I had discussed in my previous class that Carl Roger was a humanist psychologist who believed that human beings have own potential and strength that should be nurtured instead of giving them only information. Okay. So Roger, along with Abraham Maslow, propounded the humanistic theory of learning. He agreed with the main assumptions of Maslow, but he added that for a person to grow, they need an environment that provides them with genuineness and acceptance and empathy. Okay? मैस्लो के साथ मिलकर कार्ल रॉजर ने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को डेवलप किया. तो जो आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा, किसी ने बताया था मुझे लास्ट क्लास में कि मैस्लो थ्योरी पढ़ा है, तो उसके जो मेन एजम्पशंस थे उसके साथ तो कार्ल रॉजर्स एग्रीड थे, बट उन्होंने और ऐड किया कि किसी भी पर्सन को ग्रो करने के लिए दे नीड एन एनवायरनमेंट, मतलब उनके आसपास एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जो कि जेन्यूननेस हो, जिसमें एक्सेप्टेंस हो और एम्पैथी हो. व्हाट डज इट मीन बाय जेन्यूननेस? जेन्यूननेस मीन्स ओपननेस एंड सेल्फ डिस्क्लोजर, मतलब कुछ भी छिपा हुआ नहीं होना चाहिए. एंड एक्सेप्टेंस मीन्स बीइंग सीन विद अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब सब उसको वो जिस रूप में है. हम कई बार कहते हैं कि एक्सेप्ट इट एज इट इज, मतलब उसमें विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर अ चेंज, वी if we accept, that is a genuine acceptance. Okay? And empathy means being listened to and understood, जो उस पर्सन की बात सुने और उसको समझे. अगर ऐसा एनवायरनमेंट किसी पर्सन के चारों तरफ हो, तब वो रियल ग्रो कर सकता है. ठीक है? जो ग्रोथ है वो एक्चुअली पॉसिबल होगा, पर्सन का डेवलपमेंट होगा, पर्सनालिटी डेवलप्ड होगा, और दैट वुड बी द बेनिफिशियल फॉर हिम एंड हिज सोसाइटी एंड अल्टीमेटली टू द मैनकाइंड. क्योंकि बोलते हैं पहले हम स्वयं का भला करें, फिर समाज का, और तब पूरी मानव जाति का और विश्व का. हम तभी कर सकते हैं ना. Without these relationships, this is the self-acceptance and the genuineness and empathy, a healthy personality will not develop. As जैसे कि किसी भी ट्री को ग्रो करने के लिए या किसी फ्लावर को ब्लूम करने के लिए एक रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट होता है. जैसे कुछ फ्लावर्स हम देखते हैं कि सिर्फ समर सीजन में ही ब्लूम करते हैं, खिलते हैं. कुछ जैसे अगर हम देवदार का वृक्ष नाम सुना होगा, वो सिर्फ ठंडी जगहों पे होता है. कुछ जैसे कोकोनट ट्री है, वो जितना अच्छा कोस्टल रीजन में ग्रो करता है, हमारे एरिया में वैसा ग्रो नहीं कर पाता है. उसी प्रकार किसी भी पर्सन को ग्रो करने के लिए उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके ग्रो करने के अकॉर्ड जो रिक्वायरमेंट है, जैसी लर्निंग हम किसी को प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हो. ठीक है? अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो बीच में पूछ सकते हैं मुझे रोक कर. ओके? Am I audible? Yes, ma'am. Then please give response. Okay? अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं. ओके? Carl Rogers believed that humans have one basic motive, that is the tendency to self-actualize.
मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, किया था ना। कार्ल रॉजर्स का क्या मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में एक उनकी आंतरिक इच्छा होती है टू अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज। व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कोई बताएगा आपने से? लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। यस मैम, आत्मबोध होने को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आपने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो आत्मबोध का उदाहरण। ओके, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जानना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। Yes, ma'am. To fulfill one's potential and achieve the highest level of human beingness. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। When a person got their maximum potential, then he or she की आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, He or she will achieve what he wants. वेरी गुड, ठीक है। सो कार्ल रॉजर का मानना था कि every human being have one basic motive, that is the tendency to self actualize. Okay, Rogers believed that people are inherently good and creative. मतलब वो उनकी पहले से ही उनमें एक हिडन क्वालिटी है कि every people are good and creative. वो उनके पास कोई ना कोई क्रिएटिविटी है किसी भी फील्ड में। बोलते हैं ना सभी में कुछ ना कुछ। एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? कुछ नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है आपको? नो मैम। अभी तो आ रही है हम लोगों को, बट कुछ लोगों को नहीं आ रही है मैम आवाज। मैम जब पढ़ा रहे थे उस समय कुछ नहीं आ रहा था आवाज। यस मैम, आवाज बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है मैम, आवाज आ ही नहीं रही है ऑडियो आपकी। ये सबके साथ प्रॉब्लम है या कुछ लोगों के साथ? क्योंकि हो सकता है आपका नेट भी डिस्टर्ब हो। कुछ लोगों के साथ मुझे आ रही है ना? हम लोग को आ रही है जब आप पढ़ा रही हैं उस वक्त बहुत ज्यादा आवाज क्रैक कर रहा है। क्लियर आ रही है। ओके, ठीक है, तो आपके साथ आपका साथ नेटवर्क एरिया में आ जाइए तो होगा। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम है ये फिर। ओके, देन रॉजर्स believed that people are inherently good and creative. Carl Rogers believed that for a person to achieve self-actualization, they must be in a state of congruence. मतलब, what is the meaning of congruence? Congruence means कि self-actualization तभी संभव है जब हम जैसा when a person's ideal self, that is who they would like to be, मतलब हम क्या बनना चाहते हैं, is congruent with the what he or she becomes. मतलब आप जैसा बनना चाहते हैं और आप बिल्कुल वैसा अगर एक्चुअल बिहेवियर आपका वही हो जाए, then it is a state of congruence. ठीक है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम कब कहेंगे? जबकि वहां एक स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस हो। मैथ्स में आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, सिमिलर। जो when one person's ideal self is congruent to the behavior he or she shows. Rogers tried to distinguish two types of learning. उन्होंने कार्ल रॉजर ने लर्निंग को दो भाग में डिवाइड, दो तरह की लर्निंग उन्होंने बताई कि लर्निंग इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज ऑफ कॉग्निटिव एंड सेकंड वन इज एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल मतलब आप जो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दैट इज हिंदी में उसको कहते हैं अनुभवजन्य सिद्धांत। ओके, तो कार्ल रॉजर ने जो कॉग्निटिव, जो हमारा एकेडमिक है लर्निंग, जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और मतलब टीचर एक फिक्स्ड करिकुलम हो और उसको वो पढ़ा के चले जाएं, आपको सिर्फ ऊपर से जो हम डाल दें अगर कोई भी जानकारी, वो क्या होता है, उसको हम मेरली इंफॉर्मेशन कहते हैं। वो उस नॉलेज को जब तक आप अप्लाई ना करें अपने रियल लाइफ में, वो एज ए लाइफ स्किल आपका डेवलप ना हो, तो वो
सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, वो ज्ञान सिर्फ एक सूचना बनकर रह जाती है। तो जो कॉग्निटिव दैट इज एकेडमिक जो लर्निंग है, उन्होंने कार्ल रॉजर ने बोला कि ये मीनिंगलेस है, इस लर्निंग का कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई भी फायदा नहीं है। ही रिगार्डेड इट एज अ मीनिंगलेस। एंड जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो अप्लाइड नॉलेज है, जो लर्नर अपने आप सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से डेवलप करता है अपना कॉन्सेप्ट, कि अप्लाइड नॉलेज है, दैट इज सिग्निफिकेंट लाइफ में। प्रीति एंड रजनी, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। You have unmuted yourself, then please mute yourself. Then applied knowledge जो है वही सिग्निफिकेंट है, वही वैल्यूएबल है लाइफ में। तो कार्ल रॉजर्स के अनुसार जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है इज इक्विवेलेंट टू पर्सनल चेंज एंड ग्रोथ। मतलब व्यक्ति के व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है और उसका व्यक्तित्व कैसे विकास करता है, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से ही पॉसिबल है। जो वो नॉलेज गेन करता है अपने आप, उसको अप्लाई करता है डे टू डे लाइफ में, तो वो पॉसिबल हो सकता है। इसलिए कार्ल रॉजर ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इक्विवेलेंट बताया है पर्सनल चेंज एंड ग्रोथ। अब जो रॉजर्स ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी डेवलप किया, वो क्या है? द एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज एसोसिएटेड विद द application of the acquired knowledge and it is vital to one's progress and welfare. Experiential learning हमेशा किसके साथ जुड़ा हुआ है? जो हमने नॉलेज गेन किया उसका एप्लीकेशन से। Whenever you will use your knowledge in your day to day life, then only we can say that it is an experiential learning. ठीक है, आपने एक एक्सपीरियंस से अगर कुछ सीखा, उसका प्रयोग आप किसी दूसरी परिस्थिति में, दूसरे सिचुएशन में करते हैं, तभी उस नॉलेज का एप्लीकेशन हुआ, इट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और ये किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज लर्नर सेंटर्ड। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक्चुअली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज ओनली अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इट focuses only on needs and demand of learner. So experiential learning is also a learner centered as it cares for the needs and wants of the means कि लर्नर की क्या जरूरत है, उनका क्या इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है, ताकि लर्नर उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो अचीव कर सके। क्योंकि अगर लर्निंग जो उसको प्रोवाइड की जाएगी वो उसके इंटरेस्ट का होगा, वो उसको खुद अपने आप ही गेन करेगा, देन वो लर्निंग बेटर होगी। ऐसा ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट का मानना था। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का भी रॉजर्स ने यही फीचर्स बताया है। कार्ल रॉजर्स एनुमरेटेड द क्वालिटीज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द फॉलोइंग वेज। उन्होंने कुछ जो फीचर्स बताया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, वो ऐसा है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर, जिसमें मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कब हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे? जब लर्नर का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उसमें इन्वॉल्व हो, शामिल हो। मतलब जो लर्नर है वो खुद एक्सप्लोर करके डिस्कवरी मेथड से अगर नॉलेज गेन कर रहा है, देन इट इज अ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। It is self-initiated and self-evaluated. ये बहुत ही बेसिक
फीचर है ह्यूमनिस्ट थ्योरी का Excuse me, कि ma'am. इट इज ऑलवेज सेल्फ Ma'am, इनिशिएटिव, मतलब अपने लर्नर जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली किसी भी चीज को excuse me, सीखना ma'am. स्टार्ट करता है और उसका इवोल्यूशन भी खुद ब खुद करता है, देन इट इज अ एक्सपीरियंस। मान लो कोई किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, वो ड्राइंग कर रहा है, फिर वो खुद ही इवोल्यूट करता है कि मेरी ये ड्राइंग अच्छी बनी कि नहीं बनी। जैसे आजकल बहुत सारे जो रियलिटी प्रोग्राम है, सिंगिंग कंपटीशन एंड दिस दैट जो भी आ रहा है, ये सभी जो सिंगर्स है वो क्या गाते हैं, जो पहले गा चुके हैं उसी सिंगर का गाना को वो फिर से गाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वो अपना डालते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो चेंज करते हैं। तो वो क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। उन्होंने किसी चीज को सेम, मतलब प्रीवियस चीज को अपने अकॉर्डिंगली उन्होंने डेवलप किया। कई बार आप लोगों ने सुना है ना, गाना तो लता मंगेशकर का ही है, लेकिन जो सिंगर गा रहे हैं उसमें वो अपना कुछ इसेंस डालते हैं, मतलब अपना कुछ अपने हिसाब से चेंज करते हैं, वो भी काइंड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ठीक है। जैसे अगर किसी कार मैकेनिक है, ठीक है, उसने कार रिपेयर करना सीखा, तो उसको वो डे टू डे लाइफ में यूज करके वो कार भी ठीक कर रहा है, जीप भी ठीक कर रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ मोटर व्हीकल वो ठीक कर रहा है, दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो इट लीव्स अ परवेसिव इफेक्ट ऑन द लर्नर। ये भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड से हुआ, जो एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, वो बहुत ही गहरा इफेक्ट डालता है लर्नर पे, वो आप कभी नहीं भूलते हैं। जिस चीज को आप खुद करके सीख रहे हैं वो आप कभी भी नहीं भूलते। जैसे कॉग्निटिव लर्निंग में हम करते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स का फार्मूला है, टेबल लर्न करते हैं, आप जब तक यूज कर रहे हैं तब तक आपको याद है, लेकिन उसके बाद आप भूल गए। लेकिन साइकिल चलाना, आपने अगर एक बार साइकिल चलाना सीख लिया, आप साइकिल चलाने लग गए, आप 5 साल बाद भी साइकिल चलाएंगे तो वैसे ही साइकिल चलाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Okay. Rogers believed that human beings have a natural inclination for learning and desire to grow and progress. पहले भी मैंने डिस्कस किया कि रॉजर्स ने हमेशा कहा कि ह्यूमन बींग्स जो है वो इनहेरेंट क्वालिटी है उनका गुड एंड क्रिएटिव होना, वैसे उनका एक नेचुरल टेंडेंसी है। ह्यूमन बींग्स हैव ए नेचुरल टेंडेंसी for learning and desire to go. Human beings always want to grow and to progress. He always, जैसे किसी को कभी हम बोलते हैं ना कि इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती है। अगर आप पहले आपने बीएड किया, फिर आप अब एमएड कर रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि भैया नेट में क्वालिफाई कर लूं, देन फिर पीएचडी कर ले, और उसके बाद भी आप कंटिन्यूअसली आप बढ़ना चाहते हैं अपने फील्ड में। तो ये ह्यूमन बींग्स की नेचुरल टेंडेंसी है कि ही ऑलवेज क्रेव फॉर लर्निंग एंड टू ग्रो एंड प्रोग्रेस। इसीलिए रॉजर्स ने कहा कि वो उनकी नेचुरल टेंडेंसी है, तो अगर उनको वैसा इन्वायरमेंट मिले, वैसा क्लाइमेट मिले, तो वो लर्निंग बहुत इजी हो जाएगी, और वो लर्निंग क्या होगा, लाइफ लॉन्ग, मतलब वो परमानेंट लर्निंग होगी, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो सिग्निफिकेंट है। द रोल ऑफ द, अब इस टाइप ऑफ लर्निंग में व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर? ओके, तो टीचर कैन फैसिलिटेट लर्निंग and help in realizing the objectives of experiential learning by following provisions। मतलब कि वो यहाँ टीचर्स का क्या रोल है कि वो फैसिलिटेट करेंगे। फैसिलिटेट कैसे? कि लर्नर को उस क्या ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का,
मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट की इच्छा है कि मुझे बड़ा होके बहुत पैसा कमाना है, ठीक है, तो बहुत पैसा कमाना है, तो वो टीचर्स का रोल है कि उसको अब वो ऑब्जेक्टिव बताए कि अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, कि कैसे फिर तुम उसको संभाल सकोगे। मतलब अगर किसी को बहुत बड़ा प्लेयर बनना है तो उसको स्पोर्ट्स का रिलेटिव फील्ड से जो भी ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी लर्निंग का, वो रियलाइज करने में टीचर लर्नर को हेल्प करे। सो टीचर का क्या रोल है इस लर्निंग में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में? टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर, गाइड एंड हेल्पर। वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और जो ऑब्जेक्टिव है उसको रियलाइज करने में लर्नर को हेल्प करते हैं। जैसे अरेंजिंग अ फेवरेबल एंड पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर लर्निंग, जिस तरह की लर्निंग के लिए जैसा एनवायरनमेंट चाहिए उसको क्रिएट करना, रिसोर्सेस उसी अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कराना लर्नर को, ये किसका काम है? ये टीचर्स का काम है, क्योंकि टीचर्स इज हियर इज एज अ फैसिलिटेटर and helping the learner to have clear cut objectives and purpose of his or her learning। मतलब अभी आप एमएड कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव और पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये कौन रियलाइज कराता है? हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में हम सभी टीचर्स ने आपको बताया कि आप एमएड करके बहुत सारे स्टूडेंट्स करंट बैच में ही नेट क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको जॉब में जाना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा, पीएचडी की डिग्री चाहिए। तो ये टीचर का काम है इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग में टू कि लर्नर को किसी भी लर्निंग कोर्स का ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस क्लियर होना चाहिए। तो टीचर्स यहाँ लर्नर को हेल्प करते हैं एंड बैलेंसिंग इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा कि हम लर्निंग कंप्लीटली टेक्स प्लेस हुआ है, पर्सनली डेवलप हुआ है चाइल्ड के डेवलप, जब तक कि तीनों डोमेन, कौन कौन सा तीनों डोमेन है? कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, ठीक है, Effective. ओके। तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग में। ये बैलेंसिंग, क्योंकि समटाइम्स क्या आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं और अगर आपका इमोशनल कंपोनेंट डेवलप नहीं हुआ है देन यू विल बी मोर लाइक अ मशीन रादर देन अ ह्यूमन बीइंग। ओके, और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल कंपोनेंट आपका डेवलप हो जाता है, आप उधर इमोशनल हो जाते हैं, तो आपका इंटेलेक्चुअल साइड हैम्पर करता है। तो ये teacher's role is to balance the intellectual and emotional components of learning and sharing feeling and thoughts with learner in a democratic way। right? देखिए टर्म है डेमोक्रेटिक वे। डेमोक्रेटिक वे क्या होता है? आप सभी को पता है कि everyone has freedom to express themselves। तो फीलिंग और थॉट्स टीचर भी एक्सप्रेस करे और लर्नर का भी सुने ना, डेमोक्रेटिक वे, जहां लर्नर भी फियरलेस होके अपना थॉट एक्सप्रेस कर सके, अपनी फीलिंग शेयर कर सके टीचर्स के साथ, और टीचर्स को भी उनके साथ करना चाहिए। ये ऐसे ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट जब क्रिएट होगा लर्नर के अराउंड, तब लर्निंग पॉसिबल है, ठीक है। सो वी कैन से दैट experiential learning is learner centered in approach। The role of teacher in this learning, what is the role? Is to facilitate learning and excuse me, guide to help the learner realize the importance and significance of learning task। मतलब हम जो लर्नर किसी चीज को सीख रहा है उसको सीखने का क्या इंपॉर्टेंस है ये रियलाइज कराना, ऑब्जेक्टिव उसका रियलाइज कराना किसका काम है? वो टीचर का काम है। तो टीचर हियर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर एंड गाइड। Thus the primary responsibility of a teacher lies well in his sincerity as a helper, a guide and a facilitator in the ongoing teaching learning process। According to Roger, learning is well facilitated when
the self of learner is minimum. इफेक्टिवली लर्निंग कब होगी? जब लर्नर को कोई थ्रेट ना हो, उसको कोई डर नहीं हो, उसको भय नहीं हो, जो उसका इन्वायरमेंट हो चारों तरफ वो क्या हो, बहुत ही पॉजिटिव हो, वो फियरलेस होना चाहिए। और लर्निंग रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंट आर इन फेवर ऑफ द लर्नर। लर्नर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो लर्निंग टास्क उसने चूज किया, तो जो हमारा रिसोर्सेस होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो भी अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, देन he should provide only with the resources related to music, not with the arts. Okay. Learner participates completely in the learning process and have control over its nature and direction. मतलब कि इन्वॉल्वमेंट पूरा होना चाहिए, सिर्फ लर्नर कंप्लीटली इन्वॉल्व होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में, और उस कहीं से भी फोर्स नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर से कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, तभी लर्निंग प्रॉपरली पॉसिबल है। एंड सेल्फ इवैल्यूएशन इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ असेसिंग प्रोग्रेस और सक्सेस। मैंने पहले ही बताया, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का ही सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है सेल्फ इवैल्यूएशन। ये सेल्फ इनिशिएट किया जाता है एंड सेल्फ इवैल्यूएट। तो जो प्रोग्रेस असेस करने का मेथड है वो क्या होना चाहिए? सेल्फ इवैल्यूएशन होना चाहिए। बच्चे को खुद ही एहसास कराया जाए, बट टीचर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जैसे कि वो लर्निंग हो, और वो फिर उसको फील कराए कि देखो तुम्हारा क्या प्रोग्रेस है, तुम अपने आप को खुद ही एस्टिमेट करो, एसेस करो कि तुमने कितना अचीव किया। ठीक है, तो कार्ल रॉजर्स का जो एक्सपीरियंस है लर्निंग था वो यही है कि ये सेल्फ इनिशिएटेड होगा, सेल्फ असेस्ड होगा। ठीक है, एंड टीचर here acts as a facilitator, as a guide, as a helper to realize the objectives of the learning task, to realize the purpose, importance. Okay. अब इसका जो implications है to the process of experiential learning का, to the process of learning in a classroom, वो हमें एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी है सिलेबस में, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द टीचर मस्ट keep in mind that he or she will be acting as a facilitator to guide the direction of the lesson rather than the traditional source of knowledge that clearly directs the process of learning. मतलब पहले ही बताया है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देना है टीचर को सिर्फ इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, काइंड ऑफ लर्निंग टास्क के अकॉर्डिंगली लर्निंग रिसोर्स अरेंज करना, इन्वायरमेंट क्रिएट करना, उसको सिर्फ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं प्रोवाइड करना। मतलब किसी बच्चे को खुद नॉलेज एक्वायर करने के लिए इनेबल करना है, उसको पर्पस बताइए, उसको सिर्फ आप गाइड कीजिए कि rather than कि हम जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे साइंस और मैथ्स और आर्ट्स में, जो आर्ट्स मीन्स आर्ट एंड क्राफ्ट में, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ही इफेक्टिव है। मैथ्स एंड साइंस किसी भी चीज को करके अगर बच्चा सीखता, अगर सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, तो हम अगर सिर्फ थ्योरेटिकल बता दें तो बच्चों को वो एज ए इंफॉर्मेशन रह जाता है, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो नहीं जाता है वो नॉलेज। अगर आप उसको सॉल्युबिलिटी का प्रैक्टिकल करने के लिए दे दें, उसको सॉल्ट दे दें, शुगर दे दें, वाटर दे दें, और लैंप प्रोवाइडेड हो कि वो उस पर हीट कर सके और सीख सके कि कैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होता है, तो वो प्रोसेस क्या है, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज्यादा परमानेंट वो नॉलेज होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चला जाएगा। ओके, तो इसमें जो इसका पहला इम्प्लीकेशन यही है कि ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ नॉलेज जो हम प्रोवाइड करते थे, पहले लेक्चर मेथड होता था, डिस्कोर्स में, वो ना होके आप लर्निंग बाय डूइंग आप सिर्फ फैसिलिटेट करें। बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स के आई कार्ड में आजकल लिखा जाता है फैसिलिटेटर वर्ड, आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो। Second one is choose a learning experience that will challenge students to further develop problem solving skills, use cooperative and collaborative skills,
and will lead to self discovery and mastery through self reflection. Okay, ये सब जो है, आप जब एक लर्निंग एक्सपीरियंस आप किसी एक फील्ड में गेन करते हैं तो ऐसा चैलेंज क्रिएट करके बच्चों को प्रोवाइड करें कि जो उन्होंने नॉलेज गेन किया उसको एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के रूप में डेवलप कर सके, और कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव स्किल्स, साथ मिलके काम करना, ग्रुप वर्क, जो ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट में भी ग्रुप तैयार करते हैं, ठीक है। और तो इससे क्या होगा कि उनका सेल्फ डिस्कवरी, इट विल लीड टू द सेल्फ डिस्कवरी एंड they will become master in that field through the self reflection. क्योंकि जब आप उस नॉलेज को और यूज करते हैं तो आपका, और अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो अपना व्यू देते हैं, तो वो आप उसमें और दिन ब दिन अपना नॉलेज को और एनहांस कर पाते हैं, ठीक है। द टीचर मस्ट डिसाइड what the students will learn or gain from the learning experience. In doing so, the teacher must also tie the learning experience to the learning objectives and standards. मतलब पहले बताया था कि टीचर का काम क्या है, उसको ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस रियलाइज कराना। तो पहले किसी भी लर्निंग टास्क को क्रिएट करते से पहले टीचर को डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट लर्नर विल गेन और learn from this experience and what should be the objectives and standards of this learning experience, ठीक है। और पूरा logistics of the learning experience भी determine करना होगा। The teacher will then have to determine the logistics of the learning experience. What is logistics? कि what materials will be needed, how much amount of time should be allotted to this learning experience, and pre-planned questions should be prepared before the start of the learning experience. While creating the learning experience, all these logistics should be determined, ठीक है। And the teacher should have a clear way of assessing each student's understanding. और टीचर इस लर्निंग एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को कैसे एसेस करेगा, क्योंकि इवैल्यूएशन या क्या है, असेसमेंट कैसे होना है, सेल्फ इवैल्यूएशन होना है, तो उसका भी प्रोसेस टीचर को लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते वक्त ही वो डिसाइड करना पड़ेगा। और तब ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है, एक्सपीरियंस थ्रू द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इट वुड बी मोर इफेक्टिव। आपको